हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सीखो सीए स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड रेलेवेंट टॉपिक। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च ऑन बिजनेस इन्वायरमेंट विद इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। मतलब कि हम बिजनेस इन्वायरमेंट को रिसर्च करेंगे और किसको रिसर्च करेंगे? रिसर्च ऑन दी ऑर्गेनाइजेशनल इटसेल्फ। मतलब कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिसर्च करेंगे। मतलब कि हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर रहे हैं तो हम रिसर्च करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल एनालिसिस बोल सकता हूं। फिर उसके बाद हम एक इंटरनल एनालिसिस करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इटसेल्फ रिसर्च करके, इंटरनल एनालिसिस। ये क्या कहलाई जाएगी? इंटरनल एनालिसिस। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस में हमारा जो आता है, एक्सटर्नल में हमारा आता है एक्सटर्नल में आता है हमारे अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, और इंटरनल में आती है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये मैं कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी, तो हम स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजी बना पाए। क्या बना पाए? स्ट्रैटेजीज बना पाए। फिर इशू क्या क्या इश्यूज आते हैं वाइल कंडक्टिंग स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते वक्त हमें सबसे पहले आते हैं स्ट्रैटेजी इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रैटेजी एक दिन में नहीं बनती, स्ट्रैटेजी इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि ये लॉन्ग टर्म है। जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल लूं कि हम नंबर ऑफ प्लान्स बनाते हैं, फिर उसमें टाइम लगता है नंबर ऑफ प्लान्स बनाने में, फिर वो एक लंबे समय तक जाता है। तो ये क्या, उसमें एक लंबे समय तक जाती है एक स्ट्रैटेजी। हम एक स्ट्रैटेजी से उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये स्ट्रैटेजी इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्ट्रैटेजी इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर ये बैलेंस करता है बिटवीन इंटरनल फैक्टर्स एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। फिर एक रिस्क होती है, हर जगह एक रिस्क होती है, अनसर्टेनिटी होती है इन्वायरमेंट में। तो रिस्क फैक्टर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता ही है, जो कि एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है? सिंपली मैं बोलूं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज अ सॉलिड एनालिसिस ऑफ कंपनी एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस या इंटरनल सिचुएशन is called strategic analysis. Strategic analysis is a solid analysis of company external and internal situation. External and internal situations is called strategic analysis. स्ट्रैटेजिक एनालिसिस हमें क्यों करनी पड़ती है? ताकि हम फॉर्मुलेट कर पाए सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। मैंने आपको बताया था हम स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इसलिए करते हैं, मैंने आपको आगे बताया था, इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी। तो सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी अगर मैंने फॉर्मुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करूंगा। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, दो इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन होती है। क्या क्या? एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस में आता है हमारा इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन एग्जिस्टिंग इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो कि दो तरह के कंपोनेंट्स करती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। फिर आता है इंटरनल एनालिसिस में अ कंपनी ओन कैपेबिलिटीज, रिसोर्स, स्ट्रेंथ वीकनेस, मार्केट पोजीशन। तो इंटरनल में ये चीजें आती है, ओन कैपेबिलिटीज, रिसोर्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, मार्केट पोजीशन। अब क्या क्या इश्यूज आते हैं? मैंने आपको बताया था तीन तरह के इश्यूज आते हैं। पहले स्ट्रैटेजिक इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट क्रिएट बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर होता है एक। ये तीन तरह के इश्यूज आते हैं हमारे स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में। तो पहला इशू है स्ट्रैटेजिक इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रैटेजी इज नॉट डेवलप इन अ सिंगल डे। एक दिन में स्ट्रैटेजी नहीं बनती। स्ट्रैटेजी क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। स्ट्रैटेजी क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। स्पेशली आप जाके नीचे प्लेलिस्ट दे रखी है, आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी स्ट्रैटेजी की, प्लीज जाके उसको देखिए अगर आपको स्ट्रैटेजी का मीनिंग पता करना है। फिर स्ट्रैटेजी इज नॉट डेवलप इन अ सिंगल डे, इट इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज काउंटलेस थॉट्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफ सेवरल पास्ट स्ट्रैटेजीज। मतलब कि हम स्ट्रैटेजीज को जो बनाते हैं अपनी पास्ट स्ट्रैटेजीज को देख के बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ एग्जांपल डिस्कस भी करा था कि 90% हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? 90% पास्ट वाली रहेगी, जो कि मेरे लिए गुड परफॉर्म करी थी, और उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा? नई स्ट्रैटेजी
बनाऊंगा, नई स्ट्रेटेजी बनाऊंगा जो कि गुड परफॉर्म करे, 90% तो वही लूंगा पास्ट, और 10% अपनी नई स्ट्रेटेजी लाऊंगा। तो इट हेल्प्स इन मेकिंग बेस्ट स्ट्रेटेजी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इट हेल्प करती है हमें, स्ट्रेटेजी का एनालिसिस हमें किस बारे में हेल्प करती है, हमें हेल्प करती है अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में, बेस्ट स्ट्रेटेजी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। It create balance between internal factors as well as external factors. There must be a balance between management vision, existing resource and external environment. तो मैनेजमेंट और जो रिसोर्स हो गए ये क्या है, इंटरनल फैक्टर्स है, और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें आ जाती है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आपकी। फिर so that a balanced strategy which can be successfully implement and is being made। तो हम एक बैलेंस स्ट्रेटेजी बना पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, बैलेंस बनाते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बीच में। हम अपने मैनेजमेंट के विजन, एग्जिस्टिंग रिसोर्स के बीच में एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं, ताकि हम क्या कर पाए, एक बैलेंस स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर पाए जो कि बन पाए, इज बीइंग मेड। फिर लिखा है कि यहाँ पे मान लो हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जो कि बेस्ट स्ट्रेटेजी है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस रखेंगे मैनेजमेंट और रिसोर्स के बीच में एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एग्जिस्टिंग रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फिर आता है रिस्क क्या होता है, रिस्क जितनी ज्यादा रिस्क होती है बिजनेस में उतना ज्यादा क्या होता है प्रॉफिट, जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट। ये हमने पढ़ा है 12th क्लास में, 12th चैनल में हमने कई बार पढ़ा है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट। तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो बिजनेस एक इन्वायरमेंट में सराउंड, मतलब कि बिजनेस के अराउंड, मान लो ये मेरा बिजनेस है तो इसके अराउंड एक सराउंडिंग होगी, तो वो सराउंडिंग क्या इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो कि इफेक्ट करती है बिजनेस को, जो कि क्या करती है, इफेक्ट करती है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट भी कर सकती है और गुड वे में भी इफेक्ट कर सकती है। कभी कभी अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं, कभी कभी थ्रेट्स भी आ सकते हैं। तो अगर थ्रेट्स होंगे तो हम कैसे उसको मतलब कि कोप अप कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास बिजनेस में स्ट्रैटेजीज हैं तो हम इन थ्रेट्स से कोप अप कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज है तो हम स्ट्रैटेजी बना के हम क्या कर सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट which may pose threat and affects adversely to the business enterprises, which must be accessible in short और long term। मतलब कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी रिस्क आ सकती है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी आ सकती है, इन रिस्पेक्ट ऑफ so that the business strategies can be cope up these uncertainty and risk factor। तो जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज है वो क्या कर पाए, कोप अप कर पाए इन अनसर्टेनिटीज की वजह से। तो हम क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, ताकि हम जो थ्रेट्स हैं उस इन्वायरमेंट में उसको एनालाइज कर पाए। वो शॉर्ट टर्म में इफेक्ट करेंगी, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेंगी, उनसे रिलेटेड हम ताकि बिजनेस स्ट्रेटेजीज बना पाए जो कि हमें हेल्प करती है, कोप अप करती है। स्ट्रेटेजीज हमें क्या हेल्प करेंगी, कोप अप दिस अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क फैक्टर्स। जो भी रिस्क फैक्टर्स होंगे इन्वायरमेंट में, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उनसे हम कोप अप तभी कर पाएंगे जब हम बिजनेस स्ट्रेटेजीज, बेस्ट स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट कर पाएंगे बिजनेस में। फिर दो तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले होता है एक्सटर्नल रिस्क अकर ड्यू टू इनकंसिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेटेजीज एंड फोर्स इन द इन्वायरमेंट। मतलब कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फोर्सेस हैं, जैसे कि जो कि हमारे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो उनके बीच में जो रिस्क है, स्ट्रेटेजीज और जो फोर्सेस हैं, तो उस रिस्क को बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्क। द रिस्क अकर ड्यू टू इनकंसिस्टेंसी बिटवीन स्ट्रेटेजीज एंड द फोर्सेस इन द इन्वायरमेंट। फिर इंटरनल रिस्क क्या होती है, रिस्क अकर बिकॉज ऑफ फोर्सेस विद इन द फर्म आर डायरेक्टली इंटरेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। जो फोर्स होते हैं, जो फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, वही इफेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। जो फोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसकी वजह से एक रिस्क आ रही है जो कि इफेक्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन को, उस रिस्क को बोलते हैं इंटरनल रिस्क। एक्सटर्नल क्या होती है, जो बाहर की फोर्सेस, जो एनवायरमेंटल फोर्सेस है, वो हम हमारी स्ट्रेटेजीज को इनकंसिस्टेंट बना रहे हैं, तो वो रिस्क क्या कहलाती है, एक्सटर्नल रिस्क। जब हमारी विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जब हमारे फोर्सेस जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और इफेक्ट करते हैं, तो उस केस में एक रिस्क
आती है, उस रिस्क फैक्टर को क्या बोलते हैं, इंटरनल रिस्क। द रिस्क अकर बिकॉज ऑफ द फोर्सेज विद इन द फर्म एंड आर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म मतलब कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, और शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। अब मैं आपके साथ कुछ मतलब एमसीक्यू पर्पस के लिए डिस्कस कर रहा हूँ डायग्राम्स, प्लीज देखना। होप सो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है एंड यहाँ पे रिस्क बता रखी है। तो रिस्क हमारी एक्सटर्नल इंटरनल हो सकती है, मैंने टाइम पीरियड के बेस पे बताया था। शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो एमसीक्यू आ सकता है, आपको दे सकते हैं कि एरर इन इंटरप्रिटेटिंग द इन्वायरमेंटल कॉज स्ट्रेटेजिक फेलियर, मतलब कि हम इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहे अपनी इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहे अपनी इन्वायरमेंट को, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो रही है, फेल हो जा रही है। स्ट्रेटेजीज जो हो रही है हमारी फेल हो जा रही है क्योंकि हम इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहे इन्वायरमेंट को। तो यहाँ पे किस इन्वायरमेंट की बात करें, एक्सटर्नल, तो ये एक्सटर्नल रिस्क है जो कि शॉर्ट टर्म है। अगर ये ऐसे बोलते हैं कि चेंज इन इन्वायरमेंट लीड्स टू ऑब्सोलेंस ऑफ रिस्क, मतलब कि रिस्क जो है बिल्कुल खराब हो जाएगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो इस ऐसे रिस्क को बोलते हैं जो कि वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, लॉन्ग टर्म और एक्सटर्नल, क्योंकि इन्वायरमेंटल की बात हो रही है अभी। अब बोले कि ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी इज अनेबल टू कोप अप विद स्ट्रेटेजिक डिमांड, जो स्ट्रेटेजिक डिमांड्स हैं उनको कोप अप नहीं कर पा रही है। तो मे बी हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अच्छे ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं, हम हायर कर सकते हैं। हायरिंग, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमारे पास वीक टैक्सेशन, मतलब कि टैक्सेशन एनालिसिस करने वाले वीक पर्सन है, तो हम क्या कर पाएंगे, हायर कर पाएंगे, जो जिनके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज होगी टैक्सेशन की, उनको हायर कर पाएंगे ताकि हम कूप अप कर पाए जो इंटरनल, मतलब कि इंटरनल वीकनेस है हमारी, ठीक है, हम उससे कोप अप कर पाए। तो ये इंटरनल रिस्क कहलाती है और शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, हम इससे कोप अप कर जाते हैं। फिर लॉन्ग पीरियड के लिए इनकंसिस्टेंसी विद द स्ट्रेटजीज आर डेवलप ऑन द अकाउंट्स ऑफ चेंजेस इन इंटरनल, साफ साफ बता दें, इंटरनल कैपेसिटीज एंड प्रेफरेंस। इंटरनल कैपेसिटीज और प्रेफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेटजीज हम डेवलप नहीं कर पा रहे, इनकंसिस्टेंट हो पा रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप नहीं कर पा रहे। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म है प्लस इंटरनल रिस्क है, प्लस क्या है, इंटरनल रिस्क। मैंने शॉर्ट डायग्राम आपके साथ डिस्कस कर लिया, होप सो आपको समझ आया होगा। मैंने आपके साथ डिस्कस करा था स्ट्रेटेजिक एनालिसिस दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में हम क्या देखते हैं, एक्सटर्नल में हम देखते हैं कस्टमर एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, फिर मार्केट एनालिसिस, फिर आता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। कस्टमर एनालिसिस में हम देखते हैं कस्टमर का सेगमेंट, मोटिवेशन, नीड्स। फिर कॉम्पिटिटर एनालिसिस में कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजिक ग्रुप, कौन सी स्ट्रेटेजिक ग्रुप में आता है, परफॉर्मेंस, स्ट्रेटेजीज, कल्चर, कॉस्ट स्ट्रक्चर या कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी कौन सी उसने हम बना रखी है। मार्केट में हम देखते हैं साइज, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एंट्री बैरियर। फिर इन्वायरमेंटल एनालिसिस में हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंट, इकोनॉमिकल, कल्चर, डेमोग्राफिकल। तो ये हमारे क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। मैंने बताया था एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ट्रेंड्स, स्ट्रेटेजिक और अनसर्टेनिटी। तो रिस्क भी होता है, तो एक रिस्क होता है जिसको हम एक्सटर्नल रिस्क बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस में। फिर आता है इंटरनल एनालिसिस, मतलब कि इंटरनल फैक्टर्स जो कि हम परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं और डिटर्मिनेंट एनालिसिस करते हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस में हम देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर डिटर्मिनेंट एनालिसिस में आता है पास्ट स्ट्रेटजीज क्या आती है, हमारी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स क्या आती है, ये सब कंस्ट्रेन या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ, वीकनेस हमारे इंटरनल में आ जाएगा, जो कि डिटर्मिनेंट्स के अंदर, डिटर्मिनेंट एनालिसिस के अंदर आएगा। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में हम दो चीज़ें देखते हैं, स्ट्रेटेजीज, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, अनसर्टेनिटी मतलब इंटरनल रिस्क क्या है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू पर्पस के लिए, स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई एंड सिलेक्शन। अब स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव। सबसे पहले अल्टरनेटिव देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अल्टरनेटिव, फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे बेस्ट स्ट्रेटेजी, जो कि बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ऑपरेटिंग प्लान में इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ साथ रिव्यू भी करते रहेंगे उसका। उसके बाद रिव्यू भी करना जरूरी है, इम्प्लीमेंट करने के बाद ऐसे नहीं छोड़ देना, इवेल्युएशन उसका जरूरी है, रिव्यू करना उसका जरूरी है। तो ये एक फ्रेमवर्क था हमारे लिए, ये फ्रेमवर्क था हमारी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का, फ्रेमवर्क दे रखा है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का। तो ये आ सकता है एक्सप्लेन द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, तो आप ये 4 स्टेप्स बता सकते हो, या फिर एमसीक्यू में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ये चारों ऑप्शन में दे देंगे। तो एमसीक्यू इससे बन सकता है, आइडेंटिफाई सबसे पहले स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव, फिर सेलेक्ट स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंट इन ऑपरेटिंग प्लान,
फिर रिव्यू करेंगे स्ट्रैटेजीज को। ये चीज़ें आ सकती हैं एमसीक्यू में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।